नमस्कार साथियों, गर्व श्रृंखला के 38वें वीडियो क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, ये सेकंड लास्ट क्लास रहेगा। इसके बाद एक और क्लास आएगा, हम लोग भारतीय इतिहास को पूरा कर लेंगे, जिसमें हम लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चंस को साथियों एक्सप्लेनेशन के साथ पूरे सिलेबस को कवर किया है। जब हमारा भारतीय इतिहास कंप्लीट हो जाएगा अगले वीडियो में, उसके बाद से हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान विषय को पढ़ा जाएगा। तो आइए जल्दी से आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? उत्तर होगा सी, माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना साथियों हमारे भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनती है। भारतीय स्वतंत्रता, हमको जो स्वतंत्रता मिली साथियों, हमारे भारत को 15 अगस्त 1947 को जो स्वतंत्रता मिलती है, वह एक अधिनियम से मिलती है। उस एक्ट का नाम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था। यह साथियों, यह विधेयक, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ब्रिटिश ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद यह जब पारित हो जाता है, तब हमारे भारत को 15 अगस्त 1947 को आजाद किया जाता है, स्वतंत्र किया जाता है लीगल तरीके से, जिसका आधार क्या था? माउंट बेटन योजना। ये माउंट बेटन योजना साथियों, माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया था। 3 जून 1947 को। यह, इसे साथियों मन बाटन योजना भी कहा जाता है। मन बाटन योजना, माउंट बेटन योजना को कहा जाता है। ये साथियों लॉर्ड लॉर्ड माउंट बेटन लॉर्ड माउंट बेटन लॉर्ड माउंट बेटन ने प्रस्तुत किया था। इसी नाते इसे माउंट बेटन योजना या मनबाटन योजना कहते हैं। जो हमारे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, स्वतंत्र स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, इसी ने प्रस्तुत किया था। ये साथियों आधार बनी हमारे भारत के स्वतंत्र की हमारे भारत का भविष्य क्या होगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? रेडक्लिफ समिति, आसान प्रश्न साथियों। रेडक्लिफ समिति हमारे भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है, उसको रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। इसका मतलब रेडक्लिफ समिति भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए गठित की गई थी। रेडक्लिफ साथियों, रेडक्लिफ एक वकील था, ब्रिटिश वकील था। बाद में यह जज बना था। जज और वकील था रेडक्लिफ। इसी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है। जो हमारा भारत 14 अगस्त 1947 से पूर्व इस तरह से था। हमारा भारत इस समय पाकिस्तान एक अलग देश 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक अलग देश बनाने के लिए, उसकी सीमा रेखा खींचने के लिए रेडक्लिफ समिति का गठन किया जाता है। और आपको पता होगा, पाकिस्तान जब 14 अगस्त 1947 को बना तो दो हिस्सा था। एक साथियों ये हिस्सा हो गया, और एक यहाँ पर, इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। और ये पाकिस्तान पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। तो साथियों ये देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर जो है ये रेखा, ये भी रेडक्लिफ रेखा है। और ये बांग्लादेश, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, जो पहले 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान था, ये भी रेखा रेडक्लिफ रेखा है। तो आप याद रखिएगा, भारत भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन सभी के सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। मतलब अगर आपको हम समझाए साथियों, देखिएगा, ये हमारा भारत हो गया, यहाँ पे जो रेखा है भारत पाकिस्तान के मध्य, ये भी रेडक्लिफ रेखा है। और जो बांग्लादेश बना 1971, वो भी रेडक्लिफ रेखा से बटा हुआ है। बांग्लादेश बांग्लादेश कब बना? 1971 ईस्वी में। 1971 में बांग्लादेश अलग देश बनता है, जिसका पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान था। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी? किसने हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति की? भारत के पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1947, याद रखिएगा, 15 अगस्त 1947। हम जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख पद, भारतीय संविधान के अंतर्गत हमारे कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, इसी के द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन हमारे देश में प्रथम राष्ट्रपति की नियुक्ति 24 जनवरी 1950 को होती है। और यहाँ प्रधानमंत्री हम पढ़ रहे हैं कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी नियुक्त होते हैं हमारे पहले प्रधानमंत्री। तो यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त हुए थे? तो उत्तर आप करेंगे गवर्नर जनरल।
गवर्नर जनरल के द्वारा, क्योंकि राष्ट्रपति का पद साथियों 24 जनवरी 1950 को आया था। उससे पूर्व हमारे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल किया था। कौन था उस समय गवर्नर जनरल? तो गवर्नर जनरल 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। और बात याद रखिएगा ये साथियों, ये गवर्नर जनरल था और स्वतंत्र भारत का भी प्रथम गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का। दूसरी बात, इसे एटली ने क्लीमेंट एटली ने भारत का गवर्नर जनरल बना के भेजा था। क्लीमेंट एटली कौन था? ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भारत की स्वतंत्रता के समय कौन था? क्लीमेंट एटली। किस पार्टी से था? लेबर पार्टी से। लेबर पार्टी से क्लीमेंट एटली संसदीय चुनाव जीत करके ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता है 1945 में और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बना करके भेजता है। जो जो लॉर्ड माउंटबेटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ पढ़े हुए थे, इनके मित्र थे, मित्रवत संबंध था। लेबर पार्टी का उदार पार्टी थी। इससे पूर्व जो पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी जो थी, इसका जो उम्मीदवार था वो चर्चिल था, जिसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। चर्चिल जो 1945 का इलेक्शन हार जाता है और क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये चर्चिल ने अपने समय में कहा था मेरे रहते हुए भारत स्वतंत्र नहीं होगा। इसी ने वो बात कहा था और गांधी जी को अर्धनग्न फकीर चर्चिल ने ही कहा था साथियों। इसके अलावा आप याद रखिएगा, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय ब्रिटेन का राजा कौन था? ब्रिटेन का सम्राट कौन था? ब्रिटिश सम्राट कौन था? ब्रिटिश सम्राट हमारे आजादी के समय जॉर्ज जॉर्ज षष्ठम था। जॉर्ज 6 था ब्रिटेन का सम्राट हमारे भारत की स्वतंत्रता के समय। चौथा प्रश्न पूछा गया है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहले गवर्नर जनरल पूछा गया है, तो उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और यही प्रश्न पूछ लेता कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तब आप उत्तर करते चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर राजगोपालाचारी। विकल्प में दिया गया है राजगोपालाचारी ये थे। इनका पूरा नाम साथियों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इन्हें साथियों राजा जी उपाधि भी दिया गया था। इनका उपनाम था राजा जी। ऐसे ही याद रखिएगा, राजा की उपाधि किसकी थी? तो राजा की उपाधि थी राम मोहन राय जी की। राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ये उपाधि राजा की किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और लंदन भेजा था अपने पेंशन के सिलसिले में। और लंदन में साथियों इनका निधन हो जाता है और इनकी समाधि लंदन के ब्रिस्टले में स्थित है। लंदन के ब्रिस्टले में किसकी समाधि स्थित है? राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय वही साथियों जिन्होंने 1829 में सती प्रथा प्रतिबंधित करने का प्रयास किया और कानून भी बना इनके प्रयासों से। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बनाया था। छठा प्रश्न पूछा गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? उत्तर बी आर अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। विधि मंत्री। और वहीं पूछा जाए हमारे भारत के प्रथम प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विधि आयोग के अध्यक्ष, पहला जो विधि आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो एमसी सीतलवाड़ थे। वहीं पर हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल, प्रथम अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी कौन थे? हमारे भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो एमसी सीतलवाड़ भी थे हमारे भारत के प्रथम महान्यायवादी। साथियों करंट अफेयर में हमने पढ़ा है विधि आयोग, वेतन आयोग और वित्त आयोग। तो कमेंट करके आप उत्तर दीजिए कि वर्तमान में कौन विधि आयोग चल रहा है और उस विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? जल्दी से कमेंट करिए। सातवां प्रश्न पूछा गया है, भारत के विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर जे बी कृपलानी। जे बी कृपलानी भारत के विभाजन के समय यानी 1947 में हमारे भारत के आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे साथियों। 1947 में अध्यक्ष थे आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, जे बी कृपलानी जी। और अगर पूछा जाए सर्वाधिक समय तक, तो 1940 से लेकर के 1946 तक सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद रहे हैं।
लेकिन साथियों 1940 तक चुनाव हुआ था, 1940 से 46 तक 6 वर्ष तक चुनाव नहीं हो पाया था। इस नाते निवर्तमान अध्यक्ष के रूप में अबुल कलाम आजाद ने 46 तक काम किया और 47 में स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे। कुछ और याद रखिएगा कांग्रेस के अध्यक्ष से प्रश्न आप कि 1885 में बंबई में कांग्रेस की स्थापना होती है। पहले इसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी बंबई में अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद 1886 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन होता है। कलकत्ता में अधिवेशन होता है 85 वाला बंबई और 86 वाला कलकत्ता में। इस समय दादा भाई नौरोजी जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है वो अध्यक्ष थे। उसके साथ ही मद्रास में 1887 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। यहाँ पर बदरुद्दीन तैयब जी थे जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी थे। और चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में होता है 1888 में। जॉर्ज यूले उस समय जॉर्ज यूले कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ये साथियों प्रथम यूरोपीय और प्रथम ईसाई गवर्नर जनरल था जॉर्ज यूले। इलाहाबाद 1888 अधिवेशन में। इसके अलावा याद रखिएगा 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है। 1896 कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन में अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी जी ने किया था। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहीं पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। कांग्रेस के 1896 अधिवेशन में रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। इसके बाद याद रखिएगा 1907 में आरबी घोष थे। आरबी घोष ये साथियों रास बिहारी घोष थे। सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। यहाँ पर कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई थी, गर्म दल और नरम दल में। इसके बाद याद रखिएगा 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष थे बिशनधर नारायण द्विवेदी। बिशनधर नारायण द्विवेदी। यहाँ पर साथियों जनगण मन पहली बार गाया गया था। जनगण मन पहली बार गाया गया था। इसके अलावा 1916 में याद रखिएगा लखनऊ में अधिवेशन होता है। यहाँ पर कांग्रेस दोनों जो था गरम दल और नरम दल एक होता है। इसे लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा भी कुछ आपको अध्यक्ष याद करना साथियों देखिएगा हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 महिलाएं अध्यक्ष रही हैं। 3 महिला अध्यक्ष रही हैं। कौन कौन? 1917 में और इसके 8 साल बाद 1925 में और इसके 8 साल बाद 1933 में। कलकत्ता में पहला, दूसरा कानपुर में और तीसरा फिर कलकत्ता में। ये तीनों महिलाओं वाला साथियों है। तीनों हमारे महिलाओं वाला कांग्रेस अध्यक्षता अधिवेशन है। देखिएगा इसको भी आप याद रखिएगा 8-8 साल के गैप पे हुआ है। यहाँ पर एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष थी। यहाँ पर सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू थी। और इसके बाद साथियों इसके बाद नलिनी सेन गुप्ता थी। नलिनी नलिनी सेन गुप्ता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कितनी महिलाएं अध्यक्ष बनी थी? 3 महिलाएं। प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, लेकिन ये आयरलैंड की थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू और एकमात्र भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। नलिनी सेन गुप्ता भी साथियों ये यूके क्षेत्र की थी, आयरलैंड की थी। आयरलैंड और एकमात्र भारतीय सरोजनी नायडू। और तीनों में साथियों 8 साल का गैप है। इन तीनों में आप देखेंगे तो एक जो है यूपी में कानपुर में हो रहा है। यूपी में कानपुर में जो अधिवेशन हुआ दूसरा वाला 1925 में, वहीं पर यूपी की पहली महिला राज्यपाल जो रही हैं सरोजिनी नायडू, उन्होंने अध्यक्षता किया था। 8वां प्रश्न पूछा गया है अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन सा नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? उत्तर होगा बी, महात्मा गांधी। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब हमारे देश में 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता समारोह मनाया जा रहा था, पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का समारोह मना रहा था, तो गांधी जी साथियों बंगाल में भी नुआखाली क्षेत्र है, वहां पर भीषण दंगों को शांत करने में लगे थे नुआखाली में। और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल इन दोनों लोगों के समारोह में शामिल होने के निमंत्रण को ठुकरा दिया कि हम जो है इस निमंत्रण में नहीं शामिल होंगे, समारोह में शामिल नहीं होंगे जब तक हमारे देश के हिंदू मुस्लिम एक हो नहीं जाते, जब तक ये दंगा खत्म नहीं होता, जब तक लड़ाई नहीं खत्म होता, तब तक के लिए हमारे लिए कोई समारोह नहीं है।
अंग्रेजों द्वारा फूट डालो राज करो की नीति के तहत जो बीज बोया गया था उसका परिणाम 30 साल बाद इस भीषण दंगों के रूप में उभर कर सामने आ रहा था। इस बात को गांधी जी महसूस कर रहे थे और लोगों से अपील कर रहे थे, आप लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई एक साथ होकर के लड़ी। आज स्वतंत्र होने के बाद अपने अपने क्षेत्र में शांतिपूर्ण रहने के बजाय आप आपस में दंगे कर रहे हैं। आबादी के बड़े पैमाने पे हस्तांतरण के बाद भीषण जो दंगा हुआ था उससे गांधी जी बहुत ज्यादा विचलित हो गए थे और दुखी थे। इसी कारण स्वतंत्रता दिवस समारोह में गांधी जी शामिल नहीं हुए थे। 9वां प्रश्न पूछा गया है, किस वर्ष बंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई? पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी बंबई में 1854 ईस्वी में। उत्तर हमारा डी होगा। किसने किया था? ढेबर जी ने किया था। ढेबर जी ने 1854 में बंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना की। इससे पूर्व साथियों कलकत्ता में फोर्ट ग्लास्टर में 1818 ईस्वी में भारत का पहला कपड़ा मिल स्थापित होता है, लेकिन यह असफल हो गया था। ये बंद हो गया था फोर्ट ग्लास्टर 1818 का कलकत्ता का पहला कपड़ा मिल। बाद में 1854 में सी एन ढेबर जी ने बंबई में भारत का पहला कपड़ा मिल स्थापित किया था। 10वां प्रश्न पूछा गया है, इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता है? बी अब्दुल गफ्फार खान को। अब्दुल गफ्फार खान को हमारे देश में आजादी से पूर्व सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। ये साथियों, इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। लाल कुर्ती आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध किसने चलाया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था। खुदाई खिदमतगार नामक संस्था किसने बनाया था? खुदाई खुदाई खिदमतगार नामक संस्था यानी ईश्वर की सेवा करना। खुदाई खिदमतगार संस्था किसने बनाया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने बनाया था। ये साथियों उत्तर पश्चिम भारत क्षेत्र से थे। उत्तर पश्चिम भारत क्षेत्र, यहाँ के जो कबायली लोग थे, उत्तर पश्चिम भारत क्षेत्र के कबायली लोग थे, इन्होंने गांधी जी को कबायलियों ने गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि दी थी। मलंग बाबा किसको कहा गया? गांधी जी को। किसने कहा? कबायलियों ने। कहा कि उत्तर पश्चिम भारत के इन्हीं के लीडर थे अब्दुल गफ्फार खान। 11वां प्रश्न पूछा गया है, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर बी बिहार से थे राजेंद्र प्रसाद। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति और हमारे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये साथियों बिहार में भी सिवान जिला में जीरादेई के थे। जीरादेई नाम सुने होंगे आप, नहीं सुने हो तो याद कर लीजिएगा। राजेंद्र प्रसाद जी, इनकी उपाधि थी अजात शत्रु। अजात शत्रु का मतलब क्या होता है? जिसका शत्रु अभी तक पैदा नहीं हुआ है, यानी इनका इनका कोई शत्रु नहीं था। धरती पे साथियों कोई ऐसा नहीं होगा जिसका कोई न कोई एक जो है दुश्मन हो, आलोचक हो। ये एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनका कोई भी शत्रु नहीं था। अजात शत्रु और देश रत्न ये उपाधि था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे और संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष और हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने 24 जनवरी 1950 को। देश रत्न इनकी थी साथियों। देश नायक उपाधि किसकी थी? कमेंट करके उत्तर आप बताएंगे, हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा है। 12वां प्रश्न पूछा गया है, कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है। कस्तूरबा गांधी की समाधि सी आगा खां महल पुणे परिसर में स्थित है। आगा खां पैलेस, यहाँ पर कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है। कस्तूरबा गांधी जो गांधी जी की पत्नी थी और ये गांधी जी के साथ सक्रिय रूप से थी साथियों। गांधी जी इन्हें प्रेम से बा कहते थे। बा उपनाम से इनको जाना जाता है कस्तूरबा गांधी। ये याद रखिए साथियों, यरवड़ा जेल ये पुणे में स्थित है। ये भी पुणे में है, यरवदा या यरवड़ा जेल। इसे गांधी जी मंदिर की संज्ञा देते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, गांधी जी ने किस जेल को मंदिर कहा? तो यरवदा जेल पुणे को। 13वां प्रश्न पूछा गया है, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? उत्तर ए गुट निरपेक्षता का सिद्धांत दिया था जवाहरलाल नेहरू ने साथियों गुट निरपेक्षता का सिद्धांत 1955 बांडुंग सम्मेलन में दिया था। बांडुंग सम्मेलन, ये सम्मेलन बांडुंग में हुआ था और बांडुंग कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के बांडुंग में एक सम्मेलन होता है। यहाँ पर एक विचार दिया जाता है गुट निरपेक्षता का। ये क्या था साथियों? गुट निरपेक्षता गुट सापेक्षता का विलोम होता है।
यानी कि हम कोई भी गुट बनाने के पक्षधर नहीं हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया गया था, यानी किसी गुट में हम नहीं रहेंगे। कौन सा गुट बन रहा था उस समय? तो आपको बता साथियों कि इधर 100 साल के भीतर 2 बार विश्व युद्ध हो चुका है। 100 साल के भीतर 2 विश्व युद्ध हो चुका है। पूरी दुनिया 2 खेमे में बटी, एक ध्रुवी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र। इसमें साथियों लड़ाई लड़ाई 2 या 2 से अधिक 4, 5, 10 देशों की थी, लेकिन पूरा दुनिया 2 खेमे में बट के आपस में लड़ रहा था। जिसका हित था, नहीं था, वो भी लड़ रहा था, मजबूरी में लड़ रहा था। इसी इसी में लड़ाई में शामिल न होने के लिए हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वतंत्रता के बाद 1955 में कई देशों के साथ बैठ के सम्मेलन किया इंडोनेशिया के बांडुंग में, जिसमें मिस्र देश शामिल था, दक्षिण अफ्रीका देश शामिल था साथियों। इसके अलावा इंडोनेशिया भी शामिल था। यहाँ पर एक विचार दिया गया गुट निरपेक्षता कि हम न तो इस गुट में रहेंगे न इस गुट में रहेंगे। हम विकासशील देश हैं, आर्थिक रूप से कमजोर देश हैं, अभी हम आजाद हुए, हमको बहुत दूर रास्ता तय करना है, हमको अपने देश का डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, हमको किसी भी गुट में जुड़ करके लड़ाई नहीं लड़ना है। इसीलिए गुट निरपेक्षता सिद्धांत दिया। और इसके लिए साथियों, इसके लिए 1961 में सम्मेलन भी होता है। 1961 में NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यही था साथियों गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसका 1961 में पहला सम्मेलन होता है बेलग्रेड में। बेलग्रेड में सम्मेलन होता है, बेलग्रेड यूगोस्लाविया देश में, यूरोप के यूगोस्लाविया में ये सम्मेलन होता है। यूगोस्लाविया देश भी इसमें शामिल था साथियों। यूगोस्लाविया का वर्तमान में नाम है सर्बिया। सर्बिया जिसका पुराना नाम यूगोस्लाविया, उसी की राजधानी बेलग्रेड। बेलग्रेड में 1961 में पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन होता है। यहाँ विकल्प बी देखिएगा साथियों, पंचशील। पंचशील का सिद्धांत 1954 में दिया गया था। भारत और चीन के मध्य एक समझौता हुआ था। भारत और चीन के मध्य 5 समझौता हुआ था। इसे ही पंचशील समझौता कहा जाता है। कब? 1954। किसके? चीन और भारत के मध्य। इसमें कहा गया साथियों कि भारत और चीन आपस में एक दूसरे का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बरकरार रखेंगे, एक दूसरे की संप्रभुता को स्वीकार करेंगे, एक दूसरे की भूमि को लालच भरी निगाह से नहीं देखेंगे, पुराने विवादों को समाधान कर देंगे। इस प्रकार से 5 समझौता होता है 1954 में। इसको कहते हैं पंचशील समझौता। लेकिन साथियों चाइना ने 1962 में धोखे से 1962 में हमारे देश पर बाह्य आक्रमण कर दिया। बाह्य आक्रमण कर दिया चीन ने। कब? तो 1962 में। और आपको पता है 1962 में इस बाह्य आक्रमण के बाद हमारे देश में ITBP फोर्स का गठन किया गया था। 14वां प्रश्न पूछा गया है, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन रहा? उत्तर हमारा गोवा। गोवा पुर्तगालियों से 1961 में स्वतंत्र कराया गया साथियों। लेकिन उत्तर तो हमारा ए हो जाएगा विकल्प के अनुसार। आपको और भी याद करना है, गोवा गोवा कोचीन गोवा कोचीन दमन दीव और दादरा नागर हवेली। दमन दीव और दादरा नागर हवेली, ये सारा क्षेत्र साथियों जितना हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, ये सारा क्षेत्र पुर्तगाल के अधीन में था और 1961 में ये स्वतंत्र होता है। इसी प्रकार साथियों आप देखेंगे पांडिचेरी पांडिचेरी यनम पांडिचेरी यनम माहे पांडिचेरी यनम माहे कराईकल माहे कराईकल, ये 4 क्षेत्र हैं। ये 4 क्षेत्र 1954 में फ्रांस से स्वतंत्र होते हैं। 1947 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिल जाती है। उसके बाद भी 1947 के बाद भी हमारे भारत के कुछ क्षेत्र विदेशों के अधीन थे, तो पुर्तगाल का छुट्टी कर दिया गया 1961 में, यहाँ से खाली करो और अपने घर जाओ। और 1954 में फ्रांस से बोल दिया गया कि चारों बस्ती खाली करो जाओ। पांडिचेरी यनम माहे कराईकल बाद में जाकर के हमारे भारत का केंद्र शासित राज्य बनता है। 15वां प्रश्न पूछा गया है, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे? उत्तर दादा भाई नौरोजी। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में फिन्सबरी क्षेत्र से ब्रिटेन में संसद बनते हैं, ये सांसद बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। अगर पूछा जाए किस पार्टी से, तो लिबरल पार्टी से। लिबरल पार्टी से दादा भाई नौरोजी चुनाव लड़ते हैं ब्रिटेन की संसद का। फिन्सबरी जो सीट था वहां से 1892 में, और चुनाव जीत जाते हैं। ब्रिटेन में जाकर के सांसद बनने वाले, संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। द पॉवर्टी अपॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन्होंने लिखी है, जिसमें इन्होंने धन के निष्कासन के सिद्धांत को, ड्रेन थियरी को समझाया है। और ड्रेन थियरी, धन का अपोहन सिद्धांत, धन का निष्कासन सिद्धांत को अपनी उस पुस्तक में समझाया था।
16वां प्रश्न पूछा गया है, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई? साथियों, समाजवादी के स्थान पर साम्यवादी सरकार, प्रथम साम्यवादी सरकार यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या फिर हम कहें वामपंथी सरकार, वामपंथी सरकार पहली बार अस्तित्व में कब आती, कहाँ आती है? तो केरल में। स्वतंत्रता के बाद केरल में 1959 59 नहीं साथियों 1957 ईस्वी में 1957 ईस्वी में 1957 ईस्वी में नंबूदरी पाद की अध्यक्षता में 1957 ईस्वी में एस एस नंबूदरीपाद नंबूदरीपाद इन्हीं के नेतृत्व में साथियों, इन्हीं के नेतृत्व में 1957 में केरल में पहली साम्यवादी सरकार की स्थापना होती है। भारत के किस प्रांत में सबसे पहले साम्यवादी सरकार बनती है? केरल में। कब? 1957। किसके नेतृत्व में? नंबूदरीपाद। क्या था ये? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसी को वामपंथी भी कहते हैं साथियों। 17वां प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? यानी कि जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी दोनों लोग किसके मामले में एक दूसरे से अलग थे? तो वो उत्तर था डी, भारी औद्योगिकरण। सत्य के मामले में दोनों लोग एक थे, यानी कि सत्य बोलना दोनों लोग चाहते थे, सही का सत्य का समर्थन दोनों लोग करते थे, अहिंसा के दोनों लोग पुजारी थे, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को दोनों लोग समाप्त करना चाहते थे। लेकिन भारी औद्योगिकरण के पक्षधर जवाहरलाल नेहरू जी थे। गांधी जी चाहते थे हमारे देश में, गांधी जी चाहते थे हमारे देश में, जो हमारे देश की आत्मा गांव में निवास करती है, तो गांव में छोटे उद्योगों से जोड़ा जाए, लघु और कुटीर उद्योगों से शुरुआत किया जाए। लघु व लघु और कुटीर उद्योगों के समर्थक थे गांधी जी। चरखा चलाना, लघु और कुटीर उद्योग और गांव को उद्योगों से जोड़ने के पक्षधर थे। और जवाहरलाल नेहरू चाहते थे भारी उद्योगों का विकास हो। आजादी के बाद साथियों 1948 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम भी आता है, प्रथम कारखाना अधिनियम 1948 में आता है। 18वां प्रश्न पूछा गया है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनैतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? CR मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला। उत्तर डी, राजगोपालाचारी ने 1944 में, राजगोपालाचारी ने 1944 में एक फार्मूला दिया जिसे CR फार्मूला कहा जाता है, इन्हीं के नाम पर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला। इसमें क्या कहा गया? इसमें जो मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे उसके बीच जो गतिरोध हो रहा था, राजनैतिक गतिरोध, जो विवाद हो रहा था, उसको समाधान करने के लिए, और आप लोग जो है जो भी पोस्ट होगा स्वतंत्रता के बाद जनरेट होगा मंत्री का, प्रधानमंत्री का, उसका लीगल तरीके से बंटवारा करके आप लोग रहिएगा, बस लड़ाई न लड़िए आप दोनों लोग कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम मंत्री बनेंगे। इन्हीं सब चीजों के समाधान के लिए राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 में आया था। 19वां प्रश्न पूछा गया है, फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई? उत्तर डी, 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी। और पूरा डेट है 14 जुलाई, 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हो जाती है। बास्तिल के दुर्ग पर, बास्तिल के दुर्ग पर आक्रमण के बाद फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हो जाती है। फ्रांसीसी क्रांति लुई लुई 16वां के समय में होता साथियों, लुई 16वें के समय में फ्रांसीसी क्रांति होती है। कारण क्या था कि राजा और रानी का निरंकुश हो जाना और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विषमता उस देश में बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाने के बाद क्रांति का एक पृष्ठभूमि तैयार होता है। उस पृष्ठभूमि को धार देने का काम विद्वान, इतिहासकार और लेखक करते हैं। विद्वान कौन थे? तो रूसो रूसो मॉन्टेस्क्यू रूसो मॉन्टेस्क्यू रूसो मॉन्टेस्क्यू और वाल्टेयर, रूसो मॉन्टेस्क्यू और वाल्टेयर, ये तीनों विचारक के कारण फ्रांसीसी क्रांति का तत्कालिक शुरुआत होता है। हालांकि किसी भी देश में क्रांति के पीछे बहुत वर्षों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असंतोष रहता है। रूसो ने साथियों नारा दिया, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा होता है। किसका विचार था? रूसो का। रूसो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा होता है। यहाँ पर साथियों फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता स्वतंत्रता समानता स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा दिया जाता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ही दिया जाता है। ये साथियों यूरोप में और पूरे दुनिया में पहली बार फ्रांस में क्रांति होती है। ये क्रांति जो है एक आईना, एक आइडल का काम करता है। भविष्य में
जो भी देश उपनिवेश थे, गुलाम थे, उनको इसको देख करके एक दर्शन प्राप्त होता है और दुनिया भर के हर हिस्से में जहां पर भी उपनिवेशवाद था, साम्राज्यवाद था, उस सब का विनाश होता है और क्रांति की शुरुआत होती है। हम लोग अपने भारत में भी देखते हैं कि फ्रांसीसी एक जैकोबिन क्लब था, उसकी सदस्यता ग्रहण की जा रही है और स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया जा रहा है और ये विचार हमारे भारत में भी प्रसिद्ध है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। 20वां प्रश्न पूछा गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। उत्तर 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में साथियों शिमला समझौता होता है। 1971 ईस्वी में भारत पाक युद्ध होता है। भारत पाक युद्ध होता है, इसमें पाकिस्तान बुरी तरह से हारता है और पूर्वी पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश के रूप में जन्म लेता है। बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बनता है। इस समय हमारे भारत की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी आयरन लेडी, हमारे भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इन्होंने और एक पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार भुट्टो जुल्फिकार भुट्टो पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार भुट्टो और हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इन दोनों लोगों के मध्य एक शांति समझौता होता है। दोनों लोगों के मध्य शांति समझौता होता है। कहाँ होता है, कब होता है? तो शिमला में होता है और 2 जुलाई 1972 ईस्वी को होता है। इसलिए होता है कि अब जो है भविष्य में कोई युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, शांतिपूर्ण ढंग से रहा जाएगा। साथियों हमारे भारत और पाकिस्तान से 4 युद्ध हुए हैं। 4 युद्ध का डेट आप याद रखिएगा। एक 1947 में और एक 1965 में और एक 1971 में और एक कारगिल का युद्ध 1999 में। कारगिल का युद्ध 26 जुलाई को जीता गया था, इसलिए कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। और 1971 में 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने हमारे भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण सरेंडर किया था। इस नाते 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही याद रखना कि चारों युद्ध जो हुआ था, चारों युद्ध में पाकिस्तान हमारी भारतीय सेना के सामने हारा हुआ है। अभी करंट अफेयर में हम लोगों ने पढ़ा साथियों, पाकिस्तान ने शिमला समझौता को रद्द करने की घोषणा की। हुआ क्या कि पहलगाम जो हमला हुआ था, पहलगाम हमला, इस हमले के बाद हमारे भारत ने जल समझौता था, सिंधु जल समझौता, उसको रद्द करने के बारे में विचार किया और रद्द करने की घोषणा की। उसी के बाद पाकिस्तान ने कहा कि शिमला समझौता पाकिस्तान रद्द करेगा। ये बात चर्चा में था। 21वां प्रश्न पूछा गया है, भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? उत्तर पाकिस्तान के विरुद्ध 1971 में ऑपरेशन विजय चला गया और 16 दिसंबर 1971 को फतह भी हुआ, विजय हुआ, बांग्लादेश स्वतंत्र देश बना और 16 दिसंबर को हर साल हमारे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। 22वां प्रश्न पूछा गया है, कृषक दिवस मनाया जाता है। उत्तर डी, 23 दिसंबर को हर साल हमारे देश में राष्ट्रीय किसान दिवस या राष्ट्रीय कृषक दिवस मनाया जाता है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और हमारे देश के किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती के शुभ अवसर पर 23 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय कृषक दिवस या किसान दिवस मनाया जाता है। विकल्प को ध्यान दीजिएगा तो सुखदेव, क्रांतिकारी सुखदेव, राजगुरु और शहीद आजम भगत सिंह, इन तीनों लोगों को फांसी की सजा 1931 में 23 मार्च को हुआ था। 23वां प्रश्न पूछा गया है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उत्तर बी, रविंद्रनाथ टैगोर साथियों, इनको साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। रचना जनगण मन, जो बाद में 24 जनवरी 1950 को हमारे देश का राष्ट्रगान बनता है। 24 जनवरी 1950 को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसके अलावा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने गोरा की भी रचना की, गीतांजलि की भी रचना की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने साथियों बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान लिखा है। तो कौन से ऐसे महापुरुष है जिन्होंने 2 देशों का नेशनल एंथम राष्ट्रगान लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। और बातें याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर जो सीवी रमन थे, उन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव का खोज किया था, जिसके बाद इन्हें 2 साल बाद यानी कि 2 साल बाद यानी 1930 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 में रमन प्रभाव के लिए सीवी रमन को मिला।
कि ये प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। तीसरा ऑप्शन देखिएगा हरगोविंद खुराना। 1968 में इन्होंने प्रोटीन संश्लेषण की खोज की थी। 1968 में इन्होंने प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन संश्लेषण की खोज की थी। इसके लिए इनको प्रोटीन संश्लेषण के लिए इनको चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला हरगोविंद खुराना जी को। चिकित्सा चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। अमर्त्य सेन जी का नाम याद रखिएगा। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। और लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में अमर्त्य सेन जी को नोबेल पुरस्कार मिलता है। 24वां प्रश्न पूछा गया है, ऑपरेशन पोलो जुड़ा है। उत्तर हमारा होगा डी, हैदराबाद राज्य में सैन्य कार्यवाही से। हैदराबाद राज्य साथियों, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो 565 रियासतें थी। 565 रियासतों में से 562 रियासतें आसानी से हमारे अखंड भारत में मिल गई और हमारे भारत के निर्माण में योगदान दी। 3 नहीं मिले। 3 रियासतें कौन थी? 3 रियासतें थी जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। तो जम्मू कश्मीर में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा करके उसको मिलाया गया, और जूनागढ़ में जनमत संग्रह करा करके भारतीय राज्य में मिलाया गया, और हैदराबाद पर सैन्य कार्यवाही करके इस सैन्य कार्यवाही को ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। इस ऑपरेशन पोलो सैन्य कार्यवाही से हैदराबाद को भारतीय राज्य में मिलाया गया। इस प्रकार हमारा भारत 565 रियासतों से मिल करके एक भारत बनता है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तर हमारा होगा ए, जवाहरलाल नेहरू ने हिंद स्वराज की रचना नहीं की। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की रचना है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की रचना है, और यह रचना गांधी जी ने 1909 में करी है। गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में गांधी जी ने लिखी है। और गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग या माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ गांधी जी की आत्मकथा थी, जिसको गांधी जी ने गुजराती भाषा में लिखा है। शेष विकल्प मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, सही बात है। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल, ये भी सही बात है। लाला लाजपत राय की पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया, ये तीनों सही है। पूछा गया है सुमेलित नहीं है, तो उत्तर ए, 25 का उत्तर हो जाएगा ए। ये था साथियों आज का गर्व सीरीज का 38वां क्लास। कैसा लगा क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। अपने चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट जरूर करिए। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।